दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जो 15 अगस्त के अलावा एक और इंडिपेंडेंस डे मनाता है? जी हाँ, ये स्टेट है इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में बसा हुआ हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, जो 19 दिसंबर 1961 को पोर्चुगीज रूल से आजाद हुआ। वैसे गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं प्रिस्टीन बीचेस, ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना और कलरफुल फेस्टिवल्स एंड कार्निवल्स। बट गोवा इन सबसे कहीं ज्यादा है। यहाँ की हिस्ट्री में छिपे हैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे गोवा को पोर्चुगीज से आजादी मिली और कैसे इंडिया की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एफर्ट्स की वजह से गोवा इंडिया में इंटीग्रेट हो पाया। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री। गोवा एंशिएंट टाइम से ही वेस्टर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। एंशिएंट टाइम में पहले इस पर अशोका और फिर भोजाज ऑफ गोवा का रूल रहा। वहीं मेडिवल एरा में इस पर पहले कदंब किंगडम, फिर विजयनगर एम्पायर से बहमनी सल्तनत तक का रूल रहा। लेटर 1510 में पोर्चुगीज जनरल अल्फोंसो डे अल्बुकर्की ने इसको सेकेंड अटेम्प्ट में जीत लिया और पोर्चुगीज रूल की इंडिया में ऑफिशियली नींव रखी। पोर्चुगीज के गोवा को ही सिलेक्ट करने के काफी सारे रीजंस थे। जैसे पहला, उस वक्त उन्हें स्ट्रॉन्ग नेवल बेस की तलाश थी जो उन्हें गोवा के फॉर्म में मिला। उस टाइम गोवा के नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर्स का रूल था, जैसे गुजरात कोस्ट पर पावरफुल गुजरात सल्तनत का। और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद नेक्स्ट 200 इयर्स के लिए इंडिया पर मुगल्स का डोमिनेंस हो गया था। सेकंड, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए कोई जगह चाहिए थी और गोवा को एनेक्स करने के बाद उन्हें यह अपॉर्चुनिटी मिल गई। थर्ड, तब का मालाबार कोस्ट अपने स्पाइस ट्रेड के लिए काफी फेमस एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियन स्पाइसेस का बहुत ज्यादा क्रेज था, जिससे इन वेस्टर्न पावर्स का इंडिया को लेकर इंटरेस्ट बना ही रहता था। और उस वक्त इस रूट पर अरब ट्रेडर्स का डोमिनेंस हुआ करता था। इसी वजह से पोर्चुगीज ने गोवा का यूज वेस्टर्न ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए भी किया। इन्हीं रीजन से इन्होंने गोवा को एनेक्स किया। पोर्चुगीज रूल के टाइम में गोवा ने खूब फ्लरिश किया और पोर्चुगीज ने इसका यूज एज अ डे फैक्टो कैपिटल ऑफ ईस्ट के तौर पर किया। गोवा के बारे में पोर्चुगीज में एक सेइंग थी जो कहती थी कि ही हु हैज सीन गोवा नीड नॉट सी लिस्बन। आइए अब जानते हैं व्हाट हैपेंड टू गोवा आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। गोवा आफ्टर 1947। आफ्टर ब्रिटेन एंड फ्रांस लेफ्ट इंडिया इन 1954 एंड पुडुचेरी ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया, यह एक्सपेक्टेड था कि पोर्चुगल भी गोवा को छोड़कर वापस चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड पोर्चुगीज रूल 1947 के बाद भी यहां जारी रहा। इस इंडियन टेरिटरी को ये एस्टाडो द इंडिया भी बोलते थे। बट इस कंटिन्यूएंस ऑफ रूल ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को स्लोली परेशान करना चालू कर दिया। एंड जब इंडिया ने अपनी टेरिटरी को रिक्लेम किया तो पोर्चुगल ने इस क्लेम को अनएथिकल एंड इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने गोवा को पोर्चुगल का इंटीग्रल पार्ट बताते हुए ये लॉजिक दिया कि 1500 एडी में गोवा के उनके एनेक्सेशन के वक्त कोई इंडिया जैसी एंटिटी थी ही नहीं। यही बैकलैश धीरे धीरे बढ़ता गया एंड फाइनली दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय को इनिशिएट करके इंडिया ने गोवा को पोर्चुगीज रूल से लिबरेट कर लिया। आइए इस कहानी को डिटेल में जानते हैं। बैकग्राउंड। पोर्चुगल के सो कॉल्ड एस्टाडो द इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली की टेरिटरी आती थी, जिसमें 4000 स्क्वायर किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख की पॉपुलेशन थी। इसके अलावा यहां 61% हिंदूज, 35% क्रिश्चियंस एंड रेस्ट अदर रिलीजन के लोग रहते थे। यहां पोर्चुगीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग मेनली 1928 में हुई, जब एक फ्रेंच इंजीनियर ट्रिस्टाओ de ब्रिगेंजा कूना ने कुछ पैम्फलेट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, जिनमें पोर्चुगल के 400 इयर्स के ऑपरेसिव रूल के बारे में लिखा था। इसके बाद गोवा में इसी फ्रेंच इंजीनियर ने गोवा कांग्रेस कमेटी की भी नींव रखी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की देखरेख में यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रांच ऑफिस भी खोला गया। इसके ठीक 8 साल बाद भारत के पॉपुलर सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने यहां विजिट किया एंड मासेस को नॉन वायलेंट वे से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की एडवाइस दी। इसी बीच पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने यहां क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया एंड किसी भी पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया। इस कानून को लेकर लगभग 6 महीने तक लगातार गोवा में प्रोटेस्ट चलते रहे।
वहीं कुछ प्रोटेस्ट्स वायलेंट भी होते गए एंड जो भी गवर्नमेंट सिंबल्स जैसे रेलवेज, रोड्स एंड टेलीग्राफ थे, उन पर कंटिन्यूअस अटैक होने लगे। 1947 में देश को आजादी तो मिली, बट गोवा अभी भी भारत का पार्ट नहीं था। इसीलिए 1950 में फॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज गवर्नमेंट को नेगोशिएशंस के लिए इनवाइट किया, जिसको पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया एंड गोवा को अपनी मेनलैंड टेरिटरी का पार्ट बताकर आगे कोई भी कम्युनिकेशन विद इंडिया बंद कर दिया। आइए जानते हैं कि पोर्चुगीज इंडिया को आखिर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। रीजंस फॉर नॉट लीविंग इंडिया। गोवा वॉज प्रोवाइडिंग एन एक्सलेंट हार्बर फैसिलिटी फॉर देम एंड सेलिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी गोवा की पोजीशन परफेक्ट थी। गोवा वॉज यूज्ड एज अ ट्रेड सेंटर ऑल्सो, क्योंकि मलय पेनिनसुला एंड ईस्टर्न पोर्चुगीज कॉलोनीज से जो भी ट्रेड गुड्स आते वो यहीं से होकर जाया करते थे और पोर्चुगीज गोवा के कैथोलिक्स को बचाने का बहाना देकर भी अपनी पोजीशन को यहां इंटैक्ट रखना चाहते थे। इन सब के बीच और भी इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने इंडिया और पोर्चुगल के बीच एक ट्रिगर का काम किया। आइए जानते हैं। राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पोर्चुगीज। 1952 में इंडिया ने अपनी पकड़ दादरा एंड नगर हवेली पर मजबूत करनी चालू कर दी थी। दादरा एंड नगर हवेली में तब कोई भी पोर्चुगीज मिलिट्री गैरिसन नहीं था, बल्कि यहां सिर्फ पुलिस फोर्स ही थी। इसके अलावा ये एरियाज कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी से घिरे हुए थे। इंडिया ने इन एरियाज में किसी भी तरह की ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इससे दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली के बीच कनेक्शन कट ऑफ हो गया। फिर जुलाई 1954 में इंडिया बैक्ड ग्रुप्स जैसे आरएसएस, आजाद गोमंतक दल, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा एंड नेशनल मूवमेंट लिबरेशन यूनिट ने लोकल अथॉरिटीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीनवाइल पोर्चुगीज ने इंडिया से परमिशन मांगी जिससे रीइंफोर्समेंट वहां तक पहुंच सके, बट इंडिया ने परमिशन नहीं दी एंड दादरा एंड नगर हवेली पोर्चुगीज रूल से लिबरेट हो गया। इसी तरह 15 अगस्त 1955 को लोकल गोवा लोगों ने एक लिबरेशन मार्च को ऑर्गेनाइज किया एंड मार्च के वक्त पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 30 इनोसेंट लोग शहीद हो गए। तब के वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया एंड पोर्चुगल को इसके लिए काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा एंड जो इंटरनेशनल सपोर्ट उसे मिली हुई थी वो भी अब कम हो गई थी। इस तरह इंडिया ने पोर्चुगल के साथ ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी। इसके साथ साथ इंडिया ने पोर्चुगल के अगेंस्ट एक डिप्लोमैटिक फ्रंट भी खोला हुआ था। आइए अब बात करते हैं इंडिया के डिप्लोमैटिक एफर्ट्स की। डिप्लोमैटिक एफर्ट्स ऑफ इंडिया टू अवॉइड वॉर। नेहरू जी हमारे तब के फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने वर्ल्ड अरीना में काफी ट्राई किया जिससे वॉर को रोका जा सके। उन्होंने तब के यूएसए के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर से भी मिले कि इस बारे में बात करें, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उल्टा सारे मेजर पावर्स एक्सक्लूडिंग यूएसएसआर व सपोर्टिंग पोर्चुगल। हमारे तब के डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन ने भी यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम्स में इफेक्टिवली अपनी बात रखी एंड ये इंडिकेशंस भी दिए कि वक्त आने पर इंडिया मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। इस सब क्राइसिस के टाइम में यूएसए इंडिया को सिचुएशन को डी एस्केलेट करने को बोलता रहा और जैसे ही जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट बने, नेहरू जी ने मिलिट्री एक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। Because President Kennedy was somewhat liberal than his predecessor and नेहरू जी को लगता था कि वो उन्हें इजीली कन्विंस भी कर लेंगे। इन्हीं सबके बीच 1960 तक आते आते ये क्लियर हो गया था कि इंडिया पोर्चुगल के अगेंस्ट जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है, जो लेटर ऑपरेशन विजय में हम देखते हैं। आइए बात करते हैं इंडिया के ऑपरेशन विजय की। ऑपरेशन विजय 1957 में पहली बार विनोबा भावे, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर एंड गांधीवादी भी थे, उनको लिखे लेटर में नेहरू जी ने मिलिट्री एक्शन की बात कही थी। इसके अलावा 1960 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन निकाला जिसमें गोवा को नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का दर्जा दिया गया अलोंग विद अदर पोर्चुगीज कॉलोनीज। और फिर जब इस 1960 के रेजोल्यूशन को पोर्चुगल ने इग्नोर किया तो उससे ये मैटर एक बार फिर रेज हो गया। इसी बीच 1959 में क्यूबा में सत्ता में बदलाव हुआ एंड कैस्ट्रो के आने से वहां कम्युनिस्ट रेजिम आ गई, जिसकी वजह से यूएसए एंड यूएसएसआर आपस में उलझे रहे। 24 नवंबर 1961 को एक पैसेंजर बोट अंजेदीवा आइलैंड एंड कोची आइलैंड के बीच से पास हो रही थी। तब उस वक्त पोर्चुगीज फोर्सेस ने उस बोट पर फायरिंग कर दी एंड जिसमें एक पैसेंजर की भी डेथ हो गई। इस इवेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को अटैक करने का एक परफेक्ट रीजन दे दिया। इंडिया ने अपनी तीनों डिफेंस फोर्सेस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को रेडी किया फॉर अ फुल एंड फाइनल असॉल्ट।
एंड तब के पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर सालाजार ने किसी भी तरह के ट्रूस करने से मना कर दिया। उल्टा उन्होंने अपने सोल्जर्स को आइदर विन और डाई का एक्सट्रीम ऑर्डर पास कर दिया, जिससे वॉर होना अब इनएविटेबल हो गया। ऑपरेशन विजय की स्टार्टिंग हुई 17 दिसंबर 1961 को, जब इंडियन ट्रूप्स ने नॉर्थ ईस्ट गोवा को कैप्चर कर लिया। बाय 18 दिसंबर मोस्ट ऑफ गोवा इंडियन ट्रूप्स के पास आ चुका था। मीनवाइल पोर्चुगीज प्रेसिडेंट सालाजार ने गोवा में स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक के यूज का भी ऑर्डर दे दिया था, जिसमें सेना पीछे हटते वक्त सारे रिसोर्सेज को खत्म करती जाती है। इन्हीं एडवांसिंग फोर्सेस के साथ इंडिया ने गोवा पर एयर रेड्स भी स्टार्ट कर दिए एंड लोकल रनवेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उस वक्त गोवा में पोर्चुगीज का कोई खास एयरफोर्स प्रेजेंस नहीं था, जिसका एडवांटेज इंडियन फोर्सेस को मिला। इन सब के अलावा अंजदीवा आइलैंड में इंडियन नेवल फोर्सेस ने आईएनएस मैसूर और आईएनएस त्रिशूल की मदद से इस आइलैंड को लिबरेट करा लिया। नेवल बैटल एट मुरमुगांव भी इसी ऑपरेशन का एक पार्ट था। इंडियन फोर्सेस ने सिर्फ 36 आवर्स में इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली खत्म कर दिया एंड इसके बाद गोवा इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट बन गया। 19 दिसंबर को गोवा के पोर्चुगीज गवर्नर मैनुअल सिल्वा ने सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर पर साइन कर दिया। ऑल्सो जब इंडियन ट्रूप्स पणजी में एंटर हुए तो लोकल लोगों ने उनका वेलकम किया, जिससे फोर्सेस को लोकल लोगों का भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिला। गोवा हार जाने के बाद पोर्चुगीज ने रिटेलिएट करने की खूब कोशिश की। आइए जानते हैं पोर्चुगल की इन कोशिशों को। आफ्टरमैथ ऑफ दिस एक्ट ऑफ इंडिया। पोर्चुगल ने इस मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। पोर्चुगल ने इंडिया के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए एंड गोवा को इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। पोर्चुगीज पीएम सालाजार ने ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल फोरम्स में मिलिट्री एक्शन ऑफ इंडिया का विरोध किया। पोर्चुगल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज होने में और 15 साल लग गए एंड सालाजार के प्राइम मिनिस्टेरियल पोजीशन छोड़ने के बाद ही दिसंबर 1974 में दोनों कंट्रीज के फुल फ्लेजेड रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। लेकिन आज तक पोर्चुगल इसको एनेक्सेशन ऑफ गोवा ही मानता है। वहीं इस इंसिडेंट पर अराउंड द ग्लोब अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए। आइए जानते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन टू द लिबरेशन ऑफ गोवा। अफ्रीकन कंट्रीज ने इस स्टेप को वेलकम किया। रेडियो गाना ने इसको लिबरेशन ऑफ गोवा एंड पोर्चुगीज एनेक्स्ड तब के अंगोला के लिए एक रे ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन बताया। यूएसएसआर ने खुल के इंडिया का सपोर्ट किया एंड इवन यूएनएससी की वोटिंग्स में भी इंडिया के फेवर में ही काम किया। अरेबियन नेशंस जैसे यूएई ने भी इंडिया के इस स्टेप को जस्टिफाइबल बताया। वहीं ट्यूनीशिया एंड मोरक्को ने भी इंडिया का ही समर्थन किया। हालांकि वेस्ट ने इंडियन एक्शंस को हेविली कंडेम किया और इसको इंडियन हिपोक्रेसी का नाम दिया गया। इनके अकॉर्डिंग जहां एक तरफ इंडिया नॉन वायलेंस का सपोर्ट करता था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने यहां मिलिट्री एक्शन की हेल्प लेकर अपनी टेरिटरी रिक्लेम कर ली थी। इसके अलावा यूके, नेदरलैंड्स, ब्राजील एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इंडिया को हेविली क्रिटिसाइज किया। इवन इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की भी तैयारी हो रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। कंक्लूजन दोस्तों, गोवा के केस में नेहरू जी की डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड उनके राइट टाइम पर लिए गए मिलिट्री एक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गोवा की लिबरेशन स्टोरी में मार्टिन लूथर किंग के ये शब्द याद आते हैं, We know through the painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor. It's demanded by the oppressed. आप क्या सोचते हैं गोवा